नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ कितने सहज हैं, इसको लेकर कयास यूं ही नहीं लग रहे हैं। और राजनीति में जो होना होता है उसके संकेत पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सदारत वाली, उनके नेतृत्व वाली और जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी, दरअसल ये वो भाजपा नहीं है जो एनडीए बनते वक्त थी, यानी 1998 में, जिसे गठबंधन चलाना आता था, कुशाभाऊ ठाकरे की अध्यक्षता वाली और अटल आडवाणी के नेतृत्व वाली। आज की भाजपा अलग है। आज की भाजपा में गठबंधन सहयोगियों की कोई अहमियत नहीं होती। गठबंधन के दलों को तोड़ने मरोड़ने की तमाम कोशिशें चलती रहती है। कई उदाहरण हैं। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे मोदी जी के दौर में, अरुणाचल प्रदेश में उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके विधायक तोड़ दिए गए। ठीक इसी तरीके से दूसरे राज्यों में भी इस तरह के उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरह से सहयोगी दलों को तोड़ने मरोड़ने का खेल चलता है। और अब जब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, नीतीश कुमार की बैसाखी पर दिल्ली में सरकार चल रही है। सरकार से यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाए तो सरकार कभी भी गिर सकती है। बावजूद इसके सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सबसे पहले बिहार में ईडी की कार्रवाई को देखिए, नीतीश कुमार के करीबी अफसरों पर कार्रवाई को देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की मुहिम को सहयोगी दलों के खिलाफ चल रही मुहिम के तौर पर देखने की जो कोशिश चल रही है, जरा उसे राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी दल है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी को कैसे दबा कर रखा जाए, हो सके तो तोड़ दिया जाए, ये सारी कवायद अपनी तरफ से चल रही है। तो ये जांच एजेंसियों का लोकतंत्र, जांच एजेंसियों का स्वर्णकाल जो मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री अभी जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और इस स्वर्णकाल को उसका विस्तार होते हुए विपक्षी दलों से आगे निकलकर सहयोगी दलों तक पहुंचते हुए भी आप देख रहे हैं। और पहला निशाना बिहार में जनता दल यूनाइटेड है। लेकिन सिर्फ जांच एजेंसियों तक ही नहीं है, ये कार्रवाई उससे आगे निकल चुकी है। और इस कार्रवाई को एक सहयोगी दल को दूसरे सहयोगी दल से लड़ा दो, यहां तक भी मामला चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने कल क्या कहा। एक सीटों वाली पार्टी के नेता हैं, जेडीयू से ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा विभाग लेकर केंद्र में बैठे हुए हैं, एमएसएमई के मंत्री हैं, और पटना में एक तरफ वो नीतीश कुमार पर राजनीतिक तंज कस रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? एक ही गठबंधन में है, एक ही गठबंधन में नीतीश कुमार भी हैं, उसी गठबंधन में नरेंद्र मोदी भी हैं, उसी गठबंधन में जीतन राम मांझी भी हैं, लेकिन एक से मोहब्बत और एक से अदावत, ये दोनों एक साथ एक मंच से दिखाया जा रहा है। जबकि जीतन राम मांझी का राजनीतिक इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी के बाद जब वो जनता परिवार के फोल्ड में आए और उसके बाद वाया लालू यादव और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के बाद जब वो जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बने, उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री भी बनाया और 10 महीने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया। जी हां, 2014 के मई महीने में उन्हें 9-10 महीने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री पद भी दिया था। नीतीश कुमार नहीं होते तो जीतन राम मांझी को बिहार में शायद ही कोई जानता। ढेरों राज्य सरकार में मंत्री होते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी। आमतौर पर राज्य सरकार के मंत्रियों की यदि कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो तो आमतौर पर पहचान होती नहीं है। केंद्र के मंत्रियों की भी, बहुत सारे मंत्रियों की आज के दौर में आप देख रहे हैं कि रेल मंत्री को लोग तब जानते हैं जब रेलवे दुर्घटना होती है, अन्यथा कोई जानता भी नहीं है उस मंत्रालय के मंत्री को जहां लालू यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, जॉर्ज फर्नांडिस और ललित नारायण मिश्रा जैसे रेल मंत्री रहे हो, वहां जानता भी नहीं कोई कि रेल मंत्री कौन है। तो राज्य सरकार के मंत्रियों को कौन पूछता है? लेकिन नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद तक दिया। बावजूद जीतन राम मांझी यदि नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और तीनों एक ही गठबंधन में है, तो उसके राजनीतिक निहितार्थ को आप समझ सकते हैं कि ये यूं ही नहीं हो रहा। इसका कहीं से इशारा आ रहा है, कहीं से
संकेत दिया जा रहा है, तभी ये हो रहा है। एक तरफ वो मंत्रालय जो तकरीबन 19-20 सालों से जेडीयू के पास है, उस मंत्रालय के प्रधान सचिव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। दूसरी तरफ राजनीतिक फ्रंट पर एक चिराग मॉडल आप 2020 में देख चुके हैं, जब एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान की पार्टी ने खुद को, चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों पर टारगेटेड तरीके से चुनाव लड़कर राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कवायद की। और अब लग रहा है कि वो कवायद बंद हो जाएगी, कवायद रुक जाएगी, क्योंकि भाजपा खुद बैसाखी पर है। सिर्फ नीतीश कुमार ही बिहार में राजनीतिक बैसाखी पर नहीं है, दिल्ली में भाजपा भी राजनीतिक बैसाखी पर है। तो लोगों को लग रहा था कि अब गिव एंड टेक वाला रिश्ता है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन बावजूद इसके ये चल रहा है। कारण क्या है? आखिर इसके पीछे वो ऊर्जा कहां से मिल रही है? ईडी को वो ऊर्जा कहां से मिल रही है? मांझी को ऊर्जा कहां से मिल रही है? और 2020 में चिराग पासवान को ऊर्जा कहां से मिल रही थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। सभी दर्शक समझते हैं, सब लोग इस बात को समझते हैं कि एनडीए के अंदर कौन सा खेल चल रहा है। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस परिस्थिति को कितने दिनों तक बर्दाश्त करेंगे। नीतीश कुमार अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक तौर पर तमाम आलोचनाएं किसी भी व्यक्ति की होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन दबाव में राजनीति नहीं करना यह नीतीश कुमार की एक राजनीतिक अवगुण कहें या गुण कहें, जो भी लोग इसे मानकर चले। गठबंधन सरकार चलाने के बावजूद गठबंधन के दबाव को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देने वाला पॉलिटिशियन आखिर इस दबाव को कब तक बर्दाश्त करेगा? ये सवाल आज की तारीख में दिल्ली की सत्ता की स्थिरता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और पटना के पावर इक्वेशन और पॉलिटिकल इक्वेशन को नए सिरे से लिखे जाने या पुराने इक्वेशन के चलते रहने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर नीतीश कुमार से बीजेपी को दिक्कत इतनी क्यों है? कई सारे कारण हैं। और नीतीश कुमार जब दबाव में नहीं है तो स्वाभाविक है कि उनका दूसरा गठबंधन खुला हुआ है, कभी भी वहां जाने का ऐलान कर सकते हैं। वो विधानसभा चुनाव समय से पहले चाहते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। तो कई सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरने की कवायद है, और इस कवायद को शायद ही नीतीश कुमार सफल होने देंगे। आने वाले वक्त में बिहार में विपक्ष परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, कभी भी इसकी सूचना आ सकती है। लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से इतना खौफ क्यों खाती है? आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार विपक्ष में हो तब भी परेशानी, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए गठबंधन में हो तब भी परेशानी, कभी ईडी से तो कभी मांझी से तो कभी चिराग पासवान से, हमेशा जनता दल यूनाइटेड को टारगेटेड तरीके से कम करने की कोशिश। तो इसके कई कारण हैं। पहली चीज कि नरेंद्र मोदी इस देश में ओबीसी पॉलिटिक्स का सिरमौर बनना चाहते हैं। यह अलग बात है कि उनकी बिरादरी मंडल कमीशन की ओरिजिनल लिस्ट में नहीं थी। 1995 में स्टेट गजेटियर से और बाद में केंद्र सरकार के गजेटियर से उनकी बिरादरी को ओबीसी लिस्ट में डाला गया, और तब वो मंडल पॉलिटिक्स का हिस्सा कह सकते हैं कि बनाई गई। दूसरी बात, जब मंडल पॉलिटिक्स पर दोनों दावेदारी कर रहे हैं तो एक तरफ नीतीश कुमार उस ओरिजिनल मंडल पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बाद में उस मंडल पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट बने हैं। तो उस प्रोडक्ट बने ही नहीं बल्कि किसी तरह उस लिस्ट में घुसा दिए गए। तो दावेदारी की लड़ाई जब पिछड़े वर्ग के नेताओं के बीच उजली कमीज किसकी कितनी है इसको लेकर जब सामने आती है तो स्वाभाविक है पॉलिटिकल क्षमता, राजनीतिक क्षमता से लेकर एकेडमिक क्षमता तक कहीं भी नीतीश कुमार की डिग्री दागदार नहीं रही है। उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं। उससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी की राजनीति को देखने की आप कोशिश करें तो कई सारी चीजें एक साथ दिखेंगी। पहली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई पिछड़े वर्ग का नेता भाजपा के अंदर से बाहर आ जाए, भाजपा के अंदर से निकल करके मुख्यमंत्री हो जाए, कुछ हो जाए, नरेंद्र मोदी की सत्ता को यह मंजूर नहीं है। क्योंकि यूपी और बिहार इन दो राज्यों से पिछड़े वर्ग का कोई नेता उभर कर आएगा तो सीधी चुनौती पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी को मिलेगी। नीतीश कुमार के रहते हुए गठबंधन के अंदर भी मिलती है और ओबीसी वर्ग के अंदर भी मिलती है।
और इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार एक कंपटीटर दिखाई देते हैं। यूं कहें, नरेंद्र मोदी की पार्टी भले ही बड़ी है, नरेंद्र मोदी ही नीतीश कुमार के कंपटीटर दिखाई देते हैं। अब जरा इससे आगे बढ़कर देखें कि हालिया कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ में, कम से कम यूपी, बिहार में, झारखंड में, काफी हद तक कहें तो राजस्थान में एक ऐसा पॉलिटिकल मूव लिया जिससे इन चारों राज्यों में मट्ठा तो डाल ही दिया। 160 के करीब सीटें इन चारों राज्यों से लोकसभा में आती है। और मट्ठा कैसे डाला? तो वो जाति जनगणना के मुद्दे से डाला। बिहार में जाति जनगणना कराई, आरक्षण बढ़ाया और आरक्षण बढ़ा करके उसे नवीं अनुसूची में डालने का मुद्दा केंद्र के पाले में दे दिया, क्योंकि वो केंद्र ही कर सकता है, एक कैबिनेट नोटिफिकेशन से कर सकता है, संसद की जरूरत भी नहीं है उसमें। लेकिन केंद्र ने वो नहीं किया, हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया। तो पिछड़े वर्ग के बीच कौन पिछड़े वर्ग का हितैषी है? इस जंग में, इस राजनीतिक जंग में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ते दिखे। पिछड़े वर्गों के साथ क्या हुआ? सामान्य जनगणना तो हुई नहीं, जाति जनगणना की मांग कभी भाजपा और चुनावी हिंदुत्व वाली बीजेपी वो कभी स्वीकार कर नहीं सकती। 5 किलो राशन वाली व्यवस्था के दौर में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इस रूप में, अलग अलग सामाजिक विमर्श के केंद्र के रूप में कैसे स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? सभी जानते हैं कि वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तो उस परिस्थिति में पूरी आरएसएस और बीजेपी की चुनावी बुनियाद को, सोशल इंजीनियरिंग को अंदर से हिला देने वाले नीतीश कुमार प्रयोग स्थली बिहार जरूर बना जाति गणना की, लेकिन उसका डायमेंशन, उसका अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा प्रभाव और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को, बिहार से शुरू हुए इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया जाना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं के साथ बड़ा खेल कर गया इस लोकसभा चुनाव में। और याद रखिए, यह खेल अभी शुरू हुआ इस लोकसभा चुनाव में, आगे ये और बढ़ते जाना है। यह तय है कि जाति गणना की मांग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग और तेज होती जानी है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार आए जरूर, आलोचनाएं भी बहुत हुई, होनी भी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया था, उसे छोड़कर वो आए। और जब वो छोड़कर एन मौके पर आए, बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जड़ में पर्याप्त मट्ठा वो डाल करके आए थे बीजेपी के साथ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इतना चिढ़ती क्यों है। दरअसल उत्तर भारत की राजनीति को चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकालकर एक अलग डायमेंशन में मंडल कमीशन की राजनीति को फिर से एक नए तरीके से सामाजिक विमर्श को आगे बढ़ाकर लेकर के आने में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक चाल चली, उससे साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गए जरूर, उनका रिश्ता लंबा नहीं चलना है। संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद एंटी बीजेपी थॉट के उस थॉट प्रोसेस का हिस्सा माने जाने वाले पूर्व ब्यूरोक्रेट मनीष वर्मा को भी महासचिव बना दिया। मनीष वर्मा की पार्टी में अहमियत ज्यादा बढ़ा दी गई, प्रदेश कार्यालय में भी वो बैठते हैं, नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। और जनता दल यूनाइटेड के अंदर आने वाले वक्त में फैसले किस तरह से होंगे, इसे देखने के लिए आप ये भी देखिए कि मुकेश सहनी के पिता के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। ईडी कार्रवाई कर रही है बिहार में, बावजूद उसके राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी है। तो इस चुप्पी को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, इस देश के लोग भी समझ रहे हैं, और नीतीश कुमार की राजनीति को अब तक देखने समझने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में राजनीतिक दशा और दिशा क्या होने वाली है। तो उस दशा और दिशा की राजनीति, एक तरफ अखिलेश यादव के पीडीए को मिली अपार सफलता, दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के बीच जिस तरह की राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ, तेजस्वी यादव ने उस चीज को उस रूप में नहीं समझा जिस रूप में समझने की जरूरत थी। और यही कारण है कि उस रूप में नहीं समझने के कारण मुख्यमंत्री पद पर उनका इंतजार 5 साल लंबा तो कम से कम जरूर हो गया। और जब 5 साल लंबा जिस नेता का मुख्यमंत्री पद का इंतजार हो जाए, तो क्या वो डिप्टी सीएम बनने के लिए भी, वो सुख सुविधा भोगने के लिए भी तैयार ना हो? क्या सत्ता में वो अपनी हिस्सेदारी को भी छोड़ दे? ये कई सवाल एक साथ जब आकर खड़े हो गए हैं, तो इन सवालों के इर्द गिर्द नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों के माध्यम से, उनके ब्यूरोक्रेट पर और दूसरे सहयोगी दल के माध्यम से, एक सांसदों वाले सहयोगी दल के माध्यम से
उनकी पार्टी और खुद उन पर जिस तरह से अंदर खाने एक नए तरह का राजनीतिक अटैक देखने को मिल रहा है, उस अटैक की चरम परिणति किस रूप में होगी, उसका क्लाइमेक्स किस रूप में सामने आएगा, इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बस हर बीतते हुए वक्त को थोड़ा और वक्त दे दीजिए, वक्त को थोड़ा और वक्त दे दीजिए और देखते जाइए कि होता क्या है। जीतन राम मांझी का बयान यूं ही नहीं आया है, ईडी की कार्रवाई बिहार में यूं ही नहीं हुई है, और इन सब से आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है तो यूं ही नहीं साधी है, और तेजस्वी यादव ने फिलहाल लंदन में ही समय बिताना उचित समझा है, उनकी पार्टी ने इन सब पर चुप्पी साधना उचित समझा है तो यूं ही नहीं समझा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण यही सब घटनाएं हैं। देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।